वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सुपर 30 बेसिक फंडामेंटल लेक्चर का डे 1। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन में कुछ चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि इस सेशन का बेनिफिट किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है और हमारी अप्रोच थ्रू आउट द जो टेन्योर होगा। वैसे इसका नाम सुपर 30 है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 30 से शायद ये इस सेशंस को 50 घंटे भी ले जाएं हम लोग, या 40-50। बट नाम मैंने 30 रखा है कि 30 लेक्चर में हम एक सब्सटेंशियल पोर्शन तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा, उस असाइनमेंट का डिस्कशन होगा, आपके मॉक टेस्ट होंगे, 3 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपसे लेना और फिर फुल एक मॉक देना है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर 30 सेशन, सबसे पहले किन स्टूडेंट का इन इस सेशन में बेनिफिट मिलने वाला है, किन स्टूडेंट को इस सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने स्टूडेंट को लगता है कि सर उनकी जनरल एंट्रीज बहुत अच्छी है। मतलब इफ यू फील दैट कि यस सर, वी आर गुड इन जनरल एंट्रीज, वी आर गुड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको लिखना। अगर ऑब्वियस ही बात है कि अभी 40 स्टूडेंट जुड़े हैं तो नहीं, आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा तभी आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहला, ये सेशन नॉट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इस बैच को देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, या अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है और आप यूएस सीए कर रहे हैं, यूएस सीपीए कर रहे हैं, या आप एसीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस पढ़ने वाले हैं, तो सुपर 30 लेक्चर्स, मतलब नाम 30 है, मान के चलिए 50 हो जाएंगे या 40 हो जाएंगे। तो हम इस सेगमेंट में सीखने क्या क्या वाले। सबसे पहले मैंने आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पहला मेरा पर्पस है कि आपकी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, मेरी जिंदगी के 10 साल की अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस को कंसीडर कर लें, वो सारा का सारा मैं आपको इसमें देने वाला। फिर हम अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे फाइनेंस सेगमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पे। जब आप पहला सेगमेंट फिनिश कर लेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा 50 क्वेश्चन का। उस 50 में से आपको 45 क्वेश्चन सही करना होगा, और वो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट में से ही आएंगे। तो पहला मॉडल टेस्ट पेपर होगा आपका अकाउंट्स का, दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर होगा आपका फाइनेंस का, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, और मॉडल टेस्ट पेपर देना कंपलसरी है। और तीसरा सेगमेंट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका भी मॉडल टेस्ट पेपर। तो 1 2 3 मॉडल टेस्ट पेपर, और फिर एक कंबाइंड फुल मॉक 100 एमसीक्यूज का। अगर आपने ये तीनों स्टेप्स को पार कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मॉड्यूल, और चारों मॉड्यूल में मिलाकर अगर आपका स्कोर 85 के ऊपर है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, चाहे फिर आप सीपीए कर रहे हैं, चाहे यूएससीए में कर रहे हैं, चाहे आईएफआरएस कर रहे हैं। अगर आपने इन तीनों मॉडल टेस्ट पेपर में 85% का स्कोर अचीव कर लिया, तो आप किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम को पास कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ये इनिशिएटिव लिया। अब इस क्लास की प्रोसेस है, ये क्लासेस हमारी संडे सैटरडे कंडक्ट हो रही हैं, साथ में आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपके डाउट सेशन को भी हम लेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक नहीं दो है। पहली रिक्वेस्ट है टाइम से आना और लाइव आना, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइव क्लासेस, इन क्लासेस की आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पहली बात। दूसरा, मेरे असाइनमेंट को भी पूरा करना है आपने, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। तीसरे, आपको बहुत ब्यूटीफुल नोट्स मिलेंगे, जिससे कि आप चीजों को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड, सभी चैप्टर्स के मिलेंगे। और आपको मेरे मॉडल टेस्ट पेपर देना है। तो क्या आप सभी इस बात को पूरी तरीके से पूरा करेंगे? इतना कमिटमेंट देते हैं आप अराउंड 50 स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप इस सेशन का बेनिफिट लेंगे। और अगर आप सिंसियर हैं योर स्टडी, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के पहले सेशन से, और हम बहुत बेसिक चीजों को भी पढ़ेंगे और एडवांस चीजों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है अकाउंटिंग सेगमेंट में, देखिए,
किसी भी अच्छे अकाउंटेंट के लिए 4-5 चीजें जानना बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है जनरल एंट्रीज। देखिए अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को एक तरीके से रिकॉर्ड करना, मीनिंगफुल तरीके से रिकॉर्ड करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। तो अकाउंटिंग का एक फ्लो होता है। सबसे पहला फ्लो अकाउंटिंग का होता है जनरल एंट्रीज से। मतलब अगर आपको जनरल एंट्रीज अच्छे से आती हैं तो आपने पहली सीढ़ी पार करी है बस। मतलब आपने जनरल एंट्री कर ली तो आपने ये नहीं कि आप अकाउंटेंट बन गए बहुत अच्छे। जनरल एंट्री के बाद उसका इफेक्ट आपको लेजर में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेजर के बाद तीसरा जो होता है वो बनता है ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए एक क्वेश्चन आंसर देना। क्या हम जनरल एंट्री करके सीधे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं? कितनों को लगता है कि यस सर, जनरल एंट्रीज करके हम सीधे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं? किसी को लगता है क्लास में? कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे सर। सेल्स करी, परचेस करी, गुड्स रिटर्न आया, हमने कोई एक्सपेंडिचर करा, किसी से लोन लिया, किसी को सैलरी का पेमेंट किया, किसी को डिस्काउंट दिया, कोई एडवर्टीजमेंट, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो उस सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो जनरल एंट्रीज, लेकिन उस जनरल एंट्रीज को उस पर्टिकुलर लेजर में पहुंचा देना और उसके बाद उसका बैलेंस निकालना। अब तीसरा आता है आपका ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, हम आपको 11th 12th नहीं पढ़ाने वाला हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो कि सर क्या 11 12 की अकाउंटिंग पढ़ाएंगे? नहीं, मैं आपको इंटरनेशनल कोर्सेज आसानी से समझ में आ जाए उस चीजों को ध्यान में रखते हुए 40-50 घंटे पढ़ाने वाले। तो तीसरा लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देंगे। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस आते हैं या क्लोजिंग बैलेंस आते हैं? आपको आंसर देना। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस आते हैं या क्लोजिंग बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस क्या है? जब किसी पर्टिकुलर ईयर में आप सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का क्लोजिंग बैलेंस किसमें लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। क्या हम सर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले। हमने 11th 12th नहीं पढ़ाना है। आपके करिकुलम में कहीं भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोला जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ट्रायल बैलेंस के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताऊंगा जो आप सीखेंगे ओवर द पीरियड। तो अभी तो सर सिर्फ हम अकाउंटिंग का फ्लो समझ रहे हैं कि जनरल एंट्रीज होगी, लेजर बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, उसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेट। लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पर एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप जनरल एंट्री पास करेंगे, उसमें आप लेजर भी बनाएंगे, उसमें आप ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, उसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और उसके बेसिस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना के पहुंचाएंगे। उसके बाद उसका रेशो एनालिसिस भी आप करेंगे और उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन सीखेंगे हम लोग। मतलब मैंने इस कोर्स को डिजाइन खुद किया है पर्सनली। मतलब आप सोचिए कि मैं खुद इस कोर्स में इन्वॉल्व हूं, बिकॉज मैं आपको सीपीए यूएससीए में पढ़ाता हूँ, आईएफआरएस पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट स्ट्रगल कर सकते हैं। दैट्स वाई ये कोर्स मेरे द्वारा कंपोज्ड है। तो हर वो चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज के बाद आपके दिमाग में ये प्रोसेस फिक्स हो जाना चाहिए कि सबसे पहले जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर्स बनाए जाते हैं, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद पी एंड एल, और फिर बैलेंस शीट, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये मैं आपसे बनवा लूंगा कुछ ट्रांजेक्शन देकर और उसका इंटरप्रिटेशन। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। सर ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें आती हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं या एक इफेक्ट होता है? कौन बताएगा? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सोच के आंसर देना। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें आती हैं उसके कितने इफेक्ट होते हैं, 1 इफेक्ट और 2 इफेक्ट? जो जिसको लगता है वो आंसर दे, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पायल राठी लिख रहे हैं 2 इफेक्ट। चलिए अब हम इस बात को प्रूफ करें। चलो आप खुद आंसर देंगे थोड़ी देर बाद। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना ले हम, छोटा सा, बहुत बड़ा सा नहीं बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए तभी तो बात है।
फिर आप बताना कि सर दो इफेक्ट या एक इफेक्ट, ये बना लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस, है ना। ये हमने लिख दिया डेबिट साइड, ये हमने लिख दिया क्रेडिट साइड, ठीक है। अब डेबिट साइड में हम परचेस लिख सकते हैं, ठीक है सर, आपने 50,000 परचेस लिख दी और एसेट्स लिख दी आपने 50,000, टोटल लगा दें। 1 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड में मैं कैपिटल लिख सकता हूं, टैली हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस। टैली हो गया। अब मुझे बताओ, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है अपना, छोटा सा ट्रायल बैलेंस, ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ आपको परचेज कहां पे लिखना है, खुद बताओ आप। अब आप आंसर दे दो कि जिन्होंने दो इफेक्ट लिखा था, जिन्होंने दो बोला था वो अपने आंसर को चेंज करेंगे, फटाफट चेंज करो बेटा। परचेज कहां लिखते हैं, क्या बैलेंस शीट में लिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं? तो आप बोलोगे सर परचेज तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो बताओ दो इफेक्ट दिए कि एक इफेक्ट दिया आपने? आपने सर एक ही इफेक्ट दिया। ट्रेडिंग कह लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लो। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल कहां लिखते हैं, ये कैपिटल, बताओ बेटा कैपिटल कहां लिखते? तो ऑब्वियसली बात है सर बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो अब आप जिन्होंने दो आंसर दिए थे, तो देखिए आपको बेसिक से यही बात नहीं पता थी और आप सोच रहे हैं कि आप इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे सीधे। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई आइटम है तो उसका हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, ईदर इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई सभी को बात? सर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई आइटम है, जैसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, लेट से क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ट्रायल बैलेंस की अगर कोई बाहर आइटम है उसके कितने इफेक्ट होते हैं, 1 या 2? तो आप अब यहां पर बोलेंगे सर 2। ये अकाउंटिंग का बेसिक रूल है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर के दो इफेक्ट होते हैं। सर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और दूसरा आप लिखते हैं बैलेंस शीट। बात समझ में आती है? चलिए, अभी मैं आपकी जनरल एंट्रीज स्ट्रांग है या नहीं है, हु विल टेल मी जनरल एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अगर आपको इसको फिजिकली देखो, अगर ये हमने फिजिकली काउंट करके लिखा, हम गोडाउन में गए, हमने फिजिकली काउंट किया और हमारा स्टॉक हो गया 50,000, जनरल एंट्री बताओ आप क्या करोगे? अभी जनरल एंट्री तो मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। जनरल एंट्री बताओ, कितने लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री पता है? उसके बाद आपका एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता, बाहर क्यों आता है? तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री नहीं पता। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की आइटम है तो डेबिट हो गया 50,000। और दूसरा इसको हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको 11th 12th नहीं पढ़ाना है। आप इस क्लास में आए तो आप ये समझिए कि आप है ना इंटरनेशनल कोर्सेज को करने हैं, तो डेबिट क्रेडिट जो आप 11th 12th में सीखते हैं बेटा, अगर वो चीजें मैं पढ़ाने लगूंगा तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि मैं आपको डे 1 से बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सब तो जानते हैं ना, आपकी नहीं जानते हैं? कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसको यही नहीं पता अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल क्या होता है? सभी को पता होगा। तो हमने 11th 12th नहीं सीखना है,
हमने सीखना है इंटरनेशनल कोर्सेज को समझने के लिए बेसिक। तो अब आज के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर अगर हम यूएस गैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वहां पर जनरल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट ना होकर क्या होगी? नेट। बात याद रहेगी। अगर एग्जामिनर ने आपसे जनरल एंट्री पूछ ली यूएस सीपीए के सिमुलेशन में या यूएस सीएमए के एज ए क्वेश्चन में कि पास द जनरल एंट्री ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्या आपको याद रहेगा? अब एक क्वेश्चन आया है, ये जनरल एंट्री आपको क्लियर हो गई सभी को? किसी को इस जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस जनरल एंट्री में अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, आप आंसर देंगे बेटा। लेट से मैंने गुड्स बाय किया था 80,000 का, उसमें से मैंने सोल्ड कर दिया 40%। ये बाय किया था, सोल्ड कर दिया 40, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा जरा बताना? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है आपको बताना है। बहुत स्लो चलेंगे और रिलेवेंट चीजें सीखेंगे। तो सर 80,000 का 40% हमने सोल्ड कर दिया है ना, तो ये हमने 32,000 का सोल्ड कर दिया, तो ये सोल्ड है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? सर ऑब्वियस सी बात है 80,000 में से 32,000 चला गया, ये अपने पास बचा हुआ। अब जरा आप सभी लोग समझदार स्टूडेंट हैं, जरा माल खरीदते हैं तो उसकी जनरल एंट्री बताएं क्या होती है? थोड़ा साइज बड़ा कर लिया मैंने, गुड्स बाय किया। तो सर हमने जब गुड्स बाय किया तो हमारी जनरल एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट 80,000 टू अकाउंट्स पेबल। ये होती है, सभी बोलेंगे हाँ सर, यही होती है ना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से तो 80,000 हमने 32,000 को बेच दिया, तो हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 48। तो अगर मैं एक जनरल एंट्री ये कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस 48,000, तो कितने लोग इसी जनरल एंट्री को सही मान लेंगे कि सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं? कितने लोग बोलेंगे कि सर ये एंट्री बिल्कुल सही है? कितने लोगों को लगता है कि गलत है, या जो जिन लोगों को रॉन्ग लगता है वो बेटा हैंड रेस कर दो पहले, और जिनको सही लगता है वो भी हैंड रेस कर दो। अब आप देखो, ये समझने की चीज, यही तो टेक्निकल पार्ट आपको मैंने सिखाना है फंडामेंटल में। परचेस आपने किया 80,000, उसमें से सोल्ड कर दिया 32, तो अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा 48,000। अब मुझे बताओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, साइज बड़ा कर लेते, कई बच्चों को छोटा रहा है, 28 कर। जब आप अपना पीएनएल बनाओगे तो परचेस कितनी लिखोगे वहां पे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आपको आंसर भी देना है बेटा। तो सर ऑब्वियस सी बात है, मैं वहां पर अपनी परचेस को
80,000 दिखा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ये वाली जनरल एंट्री कर दी, परचेस 80,000, उसमें से मैंने सोल्ड कर दिया 3248 क्लोजिंग, तो मेरी नेट परचेस आज की डेट में नेट परचेस कितनी है? देखा जाए तो सर नेट परचेस आपकी 32 बची हुई है और बाकी आपका क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है ना। बस यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम पूरा इस चीज को समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 48, इस नेट परचेस का नाम लिखकर मैं लिख दे रहा हूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जो माल मैंने बेच दिया उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब मैं P&L बनाऊंगा तो मैं अपना एक्सपेंसेस जो है वो 32 ही दिखा रहा हूं। अब हमें बहुत सारी चीजों को समझना है। यहां पर देखा जाए तो 32 एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स कितना है? 48। टोटल मिलाकर 80। अब अगर ये दोनों चीजें ट्रायल बैलेंस में आ जाएं, देखो जो आप गलती करते हो जब यूएस सीपीए या पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस में आ जाएं, तो एक तरफ जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको एक दिया होगा COGS और एक तरफ दिया होगा स्टॉक। अब स्टॉक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, और आपको फालतू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, परचेज 80,000। आप मुझे बताइए नेट इनकम का कैलकुलेशन करते समय आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, बस इसी बात का आंसर आपने देना है। मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे, सभी को आंसर देना है, सभी को। लिखते चलो अपने अपने आंसर में, चेक कर लो। तो सर ऑब्वियस सी बात है, आपने हमें एक बात अच्छी सिखा दी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर का एक ट्रिक, तो ये COGS चले जाएगा P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये चले जाएगा आपका बैलेंस शीट। उसका सिंपल सा लॉजिक है ना सर, आपने गुड्स बाय किया था 80,000 का, जो सोल्ड किया वो खर्चा है या जो बचा हुआ है वो खर्चा है? मेरा आपसे क्वेश्चन यही है। एक्सपेंडिचर क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, जो बेच दिया वो एक्सपेंडिचर है, जो बचा हुआ है वो एक्सपेंडिचर है? तो सर जो सोल्ड आउट किया, तो सोल्ड आउट किया उसकी कॉस्ट है 32, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और ये हमारे लिए एसेट है। तो जब आप P&L बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर लिखते हैं, एसेट नहीं लिखते हैं। तो बात समझ में आती है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब आप नेट इनकम बनाएंगे तो वहां पर भी स्टॉक लिखेंगे क्या, एज पर यूएस गैप? अभी हम इसको पूरा डिटेल समझेंगे बेटा, डिटेल। अभी कुछ मानने थोड़ी वाले हम। कितने लोगों को लगता है कि जब आप एज पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो स्टॉक भी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया हमने COGS। अब क्या होता है कि जब आप CPA या USC में पढ़ते हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आती। अब हम जरा थोड़ा इंडियन सिनारियो में पढ़ते हैं। अब हम आपको बनाना सिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और फिर आपसे पूछेंगे कि सर अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बेटा, इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो परचेस कहां लिखते हैं? जल्दी बताओ। मैंने पहले ही बोला मैं आपको इंडिया के तरीके से भी सिखाऊंगा। फिर आप बोलोगे सही यार, बिल्कुल मजा आ गया सर। है ना। अब हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने सर 80,000 परचेस किया था, हम यहां लिख देते परचेस 80,000।
आप मुझे बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं आप बताओ। आपने 11 12 पढ़ी हुई है, जल्दी बताओ। क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, इस तरफ लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखते हैं इस क्वेश्चन के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, कितना लिखते हैं सर? 48 लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ये इंडिया का ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया, आपने नेट पीएनएल में डेबिट कितना किया, इतना तो आप सभी बता दोगे। अल्टीमेटली डेबिट कितना किया नेट? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है सर, 80 डेबिट किया, 48 किया, तो 80 माइनस 48। तो सर जब यूएस गैप में वो सीधे लिख देते हैं सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी, और तो आप फालतू स्टॉक को क्यों फिर उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हो? तो सर अगर क्वेश्चन ने सीधे सीओजीएस दे दिया, इसका मतलब उन्होंने सब कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है। ये बात कितने लोगों का पूरी तरीके से समझ में आ गई? वो कहते कि यस सर, बात समझ में आ गई। क्लियर हो गई कि नहीं बात? कि सर हम इंडिया में क्लोजिंग स्टॉक भी यहां लिखते थे इंडिया में, लेकिन यूएस गैप बोलता सीधे सीओजीएस डाल दो। वो भी वही कहना चाह रहे हैं, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट इस तरीके से सोच लेते थे, वो जरा हैंड रेस करो कि सर हमको ये पहले से क्लियर था। मैं देखना चाहता हूं क्लास में कौन है पहले से सोचने वाले स्टूडेंट थे। नवदीप और यश दीक्षित, दो तीन लोग। तो आप सोचिए, मुश्किल से आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 4 या 5 ऐसे स्टूडेंट थे जो ये बात को अच्छे से समझ लेते। लेकिन अभी भी तो हम आगे बढ़े ना, अभी तो हम आपसे और क्वेश्चन पूछेंगे। देखो हम एक ही इस चीज के ऊपर चल रहे हैं, वापस से वही सेम एग्जांपल। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल, अब मेरे इस क्वेश्चन में मैंने आपको सेल्स दे दी 2 लाख, मैंने आपको परचेज दे दी 1 लाख, और मैंने आपको दे दिया कि हमने 40% गुड्स सोल्ड कर दिया। आप सभी लोग जरा मुझे प्रॉफिट बताओ। फिर मैं आपको दो तरीके से समझा, प्रॉफिट बताना है आपने, बताना बिल्कुल स्लो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, बेसिक क्लास है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो स्पीड फास्ट करके देख लेना, आपको प्रॉफिट बताना है। सबने बता दिया, सबका आ जाना चाहिए, गलत किसी का नहीं आना चाहिए। 1,60,000 सब लोग प्रॉफिट कह रहे हैं, कई 1 लाख भी कह रहे हैं। चलो हम इंडिया के हिसाब से बनाते, फिर यूएस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट इंडिया के हिसाब से बना ले बेटा। चलो, पर्टिकुलर्स अमाउंट कंट्रोल, ये सबको पता है कि सर ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड। आप यहां पे लिखोगे परचेस, सर हमने परचेस लिख दिया 2 लाख। चलो सॉरी, सेल है ना ये, परचेस तो 1 लाख है। सेल इस तरफ लिख देते हो आप, सेल कितनी लिख दे सर? 2 लाख। जरा क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हो कितना है इस क्वेश्चन में? सर क्लोजिंग स्टॉक 40% सोल्ड किया तो 60% बच गया होगा, ये 60,000 यहां लिख दिया। तो सर ये 2 लाख प्लस 60 हो गया टोटल। टोटल लगाना बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो इस 2,60,000 में से 1 लाख माइनस करोगे, इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। ये आप इंडिया में बनाते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती होगी आपको ये चीज समझने में 11 12 में, इसमें कोई दिक्कत थी क्या? सर ये बचपन से बनाते थे। अब यूएस वाले थोड़ा सा अलग कर देते हैं, वो नीचे लिखते, यहां पे लिखते सेल्स 2 लाख, और यहां पर वो लिख देते लेस
क्या लिखते हैं वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखना आप पढ़ेंगे। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन बताएगा? तो सर सीधी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ये माल खरीदा था उसमें से 40% बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल सीधे पता चल रही सर, जो माल खरीदा था उसका 40% बेच दिया, तो 40,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वही आता 160। तो अब आप मुझे बताओ कि जब आप ये पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। फिर आप सोचते हो कि अरे सर वो क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों नहीं लिखा, वहां क्यों नहीं लिखा, यहां पर ऐसा लिखा होता है। तो अब कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन आज के बाद? देख लो, किसी भी तरीके से घुमा के सोच लो आराम से कि सर अब हमारे दिमाग में एक बात तो बैठ गई पूरी तरीके से। 40 कैसे आया, कई बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा 1 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 40% बेचा। सर 2 लाख का 40% क्यों नहीं निकाला, कौन बताएगा? जो माल बेचा है उसका 40% नहीं निकालते, जो माल खरीदा वही तो बेचा होगा ना। तो सर 1 लाख का 40% ही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो माल खरीद के बेचा है। बेचता है कौन सी, ये तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये 40,000 के गुड्स को हमने 2 लाख में बेचा है, पर उसकी कॉस्ट तो 40 थी। यार आप बनिया जैसे सोचो, बिजनेस करने जाते हो आप, कहीं से माल लेकर आए 1 लाख रुपए का, सीधी बात है सर, माल खरीद के लेकर आए 1 लाख रुपीज का, और उसमें से 40% बेच दिया उसमें से। तो सेल का 40% थोड़ी निकालते, जो माल खरीद के लेकर आए उसका 40%, 40,000। तो कई बच्चे 1 लाख आंसर दे रहे थे। अब सर परचेज क्यों नहीं शो करी यहां पर? बेटा कॉस्ट ऑफ सेल पे सारी चीजें एडजस्ट हो जाती, तो जब कभी भी आप यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो क्या क्वेश्चन में परचेज स्टॉक दिया हो और सीओजीएस दिया हो, प्रॉफिट निकालने के लिए केवल और केवल किसको यूज करना है, कौन बताएगा? तो सर अगर आज के बाद हम चाहे सीपीए पढ़ रहे हैं, चाहे यूएससीए पढ़ रहे हैं, चाहे आईएफआरएस में आईएस 2 पढ़ रहे हैं, अगर हमें क्वेश्चन में सीओजीएस मिली है, तो ना हमें स्टॉक से कोई लेना देना है, ना हमें कोई परचेस से लेना देना है। हमें तो सिर्फ लेना देना है कि सर सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉजिक क्लियर है उसके पीछे का, कि रट्टाफिकेशन तो नहीं है अब क्योंकि बेटा एग्जाम तो कई बार जनरल एंट्री भी पूछ ली जाती है, तो सिर्फ यही थोड़ी समझना था। तो अब आप मुझे बताइए कि जब मैं आपको बोल रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की ये एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो ये एंट्री अब सही है या नहीं है? कितने लोग बताएंगे? कितने लोगों को लगता है कि सर अब ये एंट्री सही है या रॉन्ग है? तो सर जब आपने परचेस को सीधे कम कर लिया, तो अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी वो जनरल एंट्री जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि, क्योंकि सर आपने अगर परचेस को क्रेडिट कर दिया, अल्टीमेटली आपने नेट इनकम को क्रेडिट कर दिया। बात बराबर है या नहीं है? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? सर परचेस को क्रेडिट करना या नेट इनकम को क्रेडिट करना इज अ सिमिलर थिंग। बात मुझे बताइए, यस और नो। सर आपने अगर परचेस को कम किया है, तो परचेस पीएनडल में डेबिट होता था, याद करो, पीएनडल में डेबिट होता था। अब आपने परचेस को क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब आपने अल्टीमेटली पीएनडल को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। तो जब कभी भी आप यूएससीपी में सिमुलेशंस करने जाएं, और अगर आपसे क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री पूछ ली जाए, तो आप क्या जनरल एंट्री पास करना प्रेफर करेंगे? जल्दी बता दो। अब लिख दो इन जनरल एंट्री, सर 2 प्रकार की जनरल एंट्री हम कर देंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमसे पूछ ली गई। यहीं पर लिख दो, बात खत्म करें हम, ताकि यहां लिख दो आप लोग कि सर ये 2 जनरल एंट्री प्रोबेबल हो सकती हैं। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लिखो जल्दी फटाफट। सर या तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू नेट इनकम लिखाएंगे, या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेस लिखाएंगे। वहां ट्रेडिंग फ्रेडिंग कंसेप्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आती है? तो सर अगर एग्जाम में हमसे जनरल एंट्री पूछ ली जाए क्लोजिंग की,
या इंटरव्यू में कोई पूछ ले क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, तो विथ लॉजिक हमारे पास आंसर है। और वेलकम टू द बेसिक फंडामेंटल सेशन। अब मुझे बताइए, क्या ये बात इतनी क्रिस्टल क्लियर आपको पहले थी या नहीं थी? अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे ऑफ टीचिंग अब हमारी क्या होने वाली है इस बेसिक सेशन, कि हमने वो हर चीज का इफेक्ट इंडियन अकाउंटेंट से उसको यूएस अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको अगर इंटरनेशनल एग्जाम को पास करना है तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में सीओजीएस लिखा हो, परचेस लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो और आपको प्रॉफिट निकालना हो, तो आपको यह नहीं सोचना है कि सर स्टॉक और परचेस का क्या करना है, सीधे सेल माइनस सीओजीएस करके आप जीपी बता देंगे। और सर अगर क्वेश्चन में, अगला मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे ये है, अगर क्वेश्चन में सीओजीएस नहीं है तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में, अब जैसे कि सर एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए ना, अब हम आपसे पूछेंगे इसी एग्जाम्पल में, सर अभी आपने सीओजीएस दे दी, अब क्वेश्चन ने आपको परचेज दे दी 80,000, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया 32,000। अब यहां पर उन्होंने सीओजीएस नहीं दी, आपको सेल्स दे दी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाले। अब यहां पर आपको सीओजीएस नहीं दिए क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, आप पता चले सीओजीएस ढूंढ रहे हैं और बोले सर ने तो हमको रटवा के भेजा था। रटवा के भेजा था क्या? नहीं, आप सर सीओजीएस निकाल लेंगे कि परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर कर दें तो वो सीओजीएस हो जाएगा। तो या तो हम निकाल लें क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं डाला है, अभी डाल दूंगा ओपनिंग स्टॉक भी, उसके पीछे लॉजिक है वो समझाऊंगा ना, क्योंकि ये 30 आवर्स में आपको बहुत कुछ सीखना है। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर क्वेश्चन में कई बार हमको स्टॉक दिया होता है और ये सारी चीज दी हुई है होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन में 32 क्लोजिंग लिखा है, अगर मैं पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 80 माइनस 48, तो फिर मेरे लिए सीओजीएस 32, ठीक है ना? तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई। तो सर हम बेसिक्स में पढ़ रहे थे डे 1 पर कि ट्रायल बैलेंस, तो आप मुझे बताइए, अब आपके दिमाग में दो तीन पिक्चर क्लियर हो गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? सर ड्यूरिंग द टेन्योर जो भी ट्रांजेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन करती है उसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है। ये बात आपको पहली तरीके से क्लियर, क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है। और ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं बेटा? तो आज के बाद आप हमेशा क्या बोलेंगे, सर ट्रायल बैलेंस का ओनली वन इफेक्ट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई चीज होती है तो उसके दो इफेक्ट। दोनों बात सर क्रिस्टल क्लियर हो गई। और हमको आज ये भी क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में अगर सीओजीएस दिया हो, परचेस दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, तो हमें किस तरीके से जनरल एंट्रीज को करना चाहिए। अब इसका एडवांस वर्जन जो हमारा होगा वो सेकंड लेक्चर में होगा। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो सर हम जनरल एंट्रीज के भी रूल्स सीखेंगे, मैं आपको जनरल एंट्रीज बहुत सारी करवाऊंगा, फिर मैं आपको लेजर पोस्टिंग भी सिखाऊंगा। लेकिन आज पहला लेक्चर है तो हम थोड़ा सा थीम को सेट कर रहे हैं। फिर आपसे ट्रायल बैलेंस भी बनवाऊंगा, फिर पीएनएल भी बनवाऊंगा, फिर बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, फिर कैश फ्लो भी बना। लेकिन आज मैं आपको पहले सेगमेंट में कुछ थ्योरी लेक्चर्स को भी पढ़ाना चाहता हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे आज। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस हमें समझना है कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज कर कर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर गैप। एज पर गैप मतलब चाहे आप इंडिया के अकाउंटिंग बनाना चाहते हैं या यूएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न।
कितने लोगों को पता है सर ये क्या होता है? गोइंग कंसर्न। तो सर गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाएंगे वो फोर्सेबल फ्यूचर तक के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इसका ये मीनिंग होता है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो लेट से आपने 2024 में बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आप ये नहीं सोचते कि अगले साल आपका बिजनेस बंद हो जाने वाला है। मतलब एक सिंपल भाषा में कहा कहा जाता है कि बिजनेस अनंत काल के लिए हम चलाने की कोशिश कोशिश करते हैं, कि बिजनेस नॉट शट डाउन नहीं करना है हमें। हमें नेक्स्ट 1-2 ईयर में बिजनेस को बंद नहीं जैसे आपने अपनी आप सभी लोग सीपीए सीएमए आईएफआरएस प्रोफेशनल बन गए, आपने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की और आपने लेट से एक लैपटॉप लेके आए कि यार हम काम करेंगे, तो आपने ये सोचना है कि अगले साल प्रैक्टिस बंद कर देंगे, जॉब करेंगे, या सोचेंगे कि आप हमेशा बिजनेस करते रहेंगे अपने प्रैक्टिस, ये सोच के करेंगे ना। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट बाय करेंगे, लेट से आज आप एक लैपटॉप लेकर लेकर आए, मान के चलिए लैपटॉप है 1 लाख रुपीज में लेकर आए। जैसे ही आप लेकर आए, मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया कि वो लैपटॉप की कीमत 1 लाख की जगह 80,000 हो गई, आप अपनी बुक्स में उसको 80,000 में शो करेंगे या 1 लाख में? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। कितने लोगों को लगता है 80,000, और कितने लोगों को लगता है 1 लाख? तो सर जब हमने बिजनेस में कोई एसेट बाय की, और हम हमारे बिजनेस को कोई बेचने तो वाले भी नहीं है ना, और हमने कोई एसेट खरीदी तो बेचने के लिए थोड़ी लाई, तो आज भी हम हमारी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेता है कि जब कभी भी आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो गोइंग कंसर्न पे बनेगा। मतलब आपका गोइंग कंसर्न की मतलब आपका बिजनेस फ्यूचर में चलने वाला है, तो उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 लाख पर ही क्या करने वाले हैं, शो कर। ये आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है। ठीक है सर। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, अब अगला क्वेश्चन तो ये आ गया, लेट से कोरोना वायरस आ गया था 2020 19 में, 19 में आया था ना। आप पिछले 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, अब कोविड आ गया, कोविड रिस्ट्रिक्शन में आपका जैसे बहुत सारे से बिजनेस होंगे जो बंद हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, कोचिंग बिजनेस को ही लें, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लॉकडाउन। अब जो फेस टू फेस पढ़ाते होंगे या होटल्स चलाते होंगे, उनको लगता है कि भैया अब तो अपना बंटाधार हो गया, अब तो अपना बिजनेस फ्यूचर में बंद होने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद लोग हॉस्पिटैलिटी में आएंगे नहीं, होटल में आएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग चलेगी। तो अब उस बिजनेस को लगता है कि वो बिजनेस बंद होने वाला है, तो इसको बोल रहे गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो फिर एसेट को किस वैल्यू पर लेकर आना चाहिए, उस लैपटॉप को? अगर आप अब फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, तो क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी लिक्विडेट वैल्यू पर उसको लेकर आना पड़ेगा। मतलब अगर इस लैपटॉप को आज आप 80,000 में सेल करने वाले हैं, तो आप आपकी बुक्स में उस लैपटॉप को 1 लाख पे नहीं, क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो यही अब एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। तो कई बच्चे लिख देते फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर? हम लिक्विडेट वैल्यू के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आती है? आज के बाद आपको लिक्विडेट वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एमसीक्यू आएंगे, तो आप इस बात का आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है अक्रूवल प्रिंसिपल, और इसके ऊपर मेरे 2 से 3 घंटे के लेक्चर होंगे। चलिए अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, जनरल एंट्री नहीं सिखाऊंगा आज मैं आपको अक्रूवल का मीनिंग समझाने वाला हूं, और उसके बेसिस पर आपसे बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन पूछने वाला हूं, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का क्या मीनिंग क्या होता है, जरा एक एक लाइन लिखेंगे आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल?
सॉरी। तो सर अक्रूवल का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों बोलते हैं कि आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनाना है। अक्रूवल का मतलब होता है दो तरीके से। पहले इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम अभी सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले रहे हैं। लेट से आपका बिजनेस है, आप एक प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। लेट से आप एक डॉक्टर हैं अभी, आपके पास आपका एक क्लाइंट आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो। वो कब आता है? 2023 में। आपने उसका ट्रीटमेंट किया, 15 दिसंबर को वो आपके पास आया था, 15 दिसंबर को आपने बोला मेरी फीस है $1000। आप अमेरिका में रहते हो। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे और आपके रिलेशनशिप हैं, पेमेंट मैं आपको 2024 में करूंगा, पेमेंट आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। आपकी इनकम 2023 की है या 2024 की है? जो भी नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दें। कई बच्चे दिख रहे हैं जैसे डॉक्टर निशान तिवारी दिख रहे हैं। आपको आंसर देना चाहिए डॉक्टर साहब कि कब इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए। आपके पास एक पेशेंट आता है, बोले पेमेंट मैं आपको नेक्स्ट ईयर में दूं, कब आपको इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए? सभी लोगों को लिखना है 2023 या 2024। तो सर सीधा सा गणित है। डॉक्टर साहब ने सर्विसेज कब दी थी उसको? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2023 में दी थी या 20, क्योंकि एक स्टूडेंट ने 2024 लिखा है। तो सर सर्विसेज दी गई थी 2023 में, पेमेंट 2024 में लिखा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है जब आप किसी इनकम को अर्न कर लें, अगर आपने उस इनकम को अर्न कर लिया है तो उसी ईयर में आप उसको रिकॉर्ड कर लें, इवन दो पेमेंट आपको लेटर ऑन मिलता है। तो इनकम को हमेशा कैसे रिकॉर्ड करना है? अर्न बेसिस पे। और अर्न कब होता है? दो कंडीशन में, व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विस। सर्विस के केस में तो सर व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विसेज, और गुड्स के केस में कब होता है? इसके लिए आप अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो गुड्स के केस में सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है जब हम उस गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। अब ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है या तो आप ये समझिए कि हम अभी गुड्स को सोल्ड कर देते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो ऑनरशिप ट्रांसफर होना या सर्विस प्रोवाइड करना, यहां पर आपके पास राइट टू रिसीव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपने वो डॉक्टर साहब का एग्जांपल ले लिया, हमें अक्रूवल को बहुत डिटेल में समझना है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन कभी भी ना रहे। 2023 में सर्विस परफॉर्म कर दी तो सर आपने एक वर्ड हमको दे दिया कि अक्रूवल बेसिस पे इनकम हमेशा अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड होती। तो सर अब हम तीन कंडीशन को समझ रहे हैं, अर्न, पेमेंट और एक आ जाएगा इनवॉइस। अब क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि इनवॉइस पहले आ जाए, सर्विस बाद में प्रोवाइड की जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। ये हो सकता है ना कि आपको कोई इनवॉइस पहले रेस कर दे। जैसे अगर मैं बात आपसे पूछूं कि सर 2023 में सर्विस दे दी गई थी, पेमेंट हमें 2025 में मिला और इनवॉइस 2024 में रेस किया,
इनवॉइस को हम बिलिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि बिलिंग बेसिस, तो आप एक ही बात पे कंसेप्ट टिके रहेंगे सर, कि हमने तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में एक बात सीखी कि इनकम कभी भी अर्न बेसिस पे टैक्सेबल होती है या अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, कभी भी बिलिंग बेसिस और पेमेंट बेसिस पे नहीं, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर सर बिलिंग पहले हो जाती कि उन्होंने बिल बना के दे दिया कि पहले डॉक्टर साहब, जैसे अमेरिका बोले पहले बिल आएगा सर, आप पेमेंट करोगे तो बात होगी, तो आप 31 दिसंबर को बीमार पड़े थे, तो डॉक्टर साहब ने आपको 31 दिसंबर का बिल बना के पहुंचा दिया, पर आप डॉक्टर साहब के पास जनवरी 1 को गए, 1 जनवरी 2024 में, तो डॉक्टर साहब बिल बेसिस पे 2023 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या 2024 में करेंगे? तो सर आपका अगेन क्वेश्चन अब यहां पर ये हो जाएगा कि सर, क्योंकि आपने एक बात हमको बता दी कि जब सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है तभी इनकम को रिकॉर्ड किया जाता, बिलिंग बेसिस पर कभी भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अगर आपने बिलिंग बेसिस पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया है, बिलिंग बेसिस पे पैसा रिसीव कर लिया, वो आपकी रेवेन्यू है या कुछ और है? अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है, कौन बताएगा कि मैंने डॉक्टर साहब को पेमेंट कर दिया, डॉक्टर साहब ने 31 दिसंबर को मुझसे पेमेंट भी ले लिया, लेकिन गए तो हम 2024 में, तो कोई पैसा अगर एडवांस में रिसीव कर ले सर्विस प्रोवाइड करने से पहले, तो क्या वो आपकी इनकम होता है? तो सर वो इनकम है ही नहीं, वो क्या है? वो है एडवांस। क्या है? एडवांस। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इनकम के लिए एक ही क्राइटेरिया है, अर्न, और अगर अर्न से पहले रिसीव हो जाए, रिसीव्ड बिफोर अर्न, तो वो क्या बन जाता है? एसेट या लायबिलिटी? आपको आंसर देना है। रिसीव्ड बिफोर अर्न बन जाए तो वो बन जाता है हमारे लिए लायबिलिटी। अब दूसरा, रिसीव्ड आफ्टर अर्न, तो दो चीजें आती हैं। एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड, एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड, अब दो ट्रांजेक्शन आ गए। जो रिसीव्ड किया है, जो रिसीवेबल बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा? रिसीवेबल। रिसीव्ड आफ्टर अर्न मतलब अर्न पहले हो गया, अर्न क्या हो गया? बिफोर हो गया। अर्न बिफोर रिसीव्ड में क्या हो जाएगा? वो रिसीवेबल हो जाएगा। तो जो रिसीवेबल है वो क्या होता है आपके लिए? असेट। और जो अर्न होता है वो आपके लिए क्या होती है? इनकम। ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो सर एक ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रिसीव बिफोर अर्न है तो लायबिलिटी है, और अर्न बिफोर रिसीव्ड है, या ये कहें रिसीव्ड आफ्टर अर्न, तो वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि अभी हमको वो मिलना बाकी है। ये बात समझ में आती होगी सभी को कि सर अगर अर्न करने के बाद कोई चीज मिलने वाली है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर बहुत डिटेल जाएंगे बेटा, ये जो लेक्चर है ना, इसका जो एडवांस वर्जन है वो कल आपको देखने को मिलेगा। तो सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट में अर्न का मतलब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इनवॉइस वगैरह हमको इग्नोर करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस हमेशा इनकर्ड बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है ड्यू बेसिस पर। तो वही एग्जाम्पल, जो डॉक्टर साहब से सर्विस लेने वाला एक पर्सन था, जो डॉक्टर साहब से सर्विस रिसीव कर रहा है,
तो उसने 2023 में सर्विस ले ली, लेकिन उसने पेमेंट बाद में किया है 2024 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए एक्सपेंडिचर 2023 का ही है। तो सर एक्सपेंडिचर हम कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन ऑब्लिगेशन टू पे इज अराइज। ऑब्लिगेशन टू पे आ चुका है हमारे ऊपर। ऑब्लिगेशन टू पे आपको कायदे से डॉक्टर साहब को 2023 में पेमेंट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? तो सर ये तो बहुत बेसिक थी बात। बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही बात होगी, एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस की बात होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस लेवल का इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही आंसर देते हैं। रेंट, आपने एक प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, उसका रेंट था $1000 पर मंथ। ठीक है सर, रेंट हमने प्रॉपर्टी ली और हमने ये प्रॉपर्टी ली है 31 जुलाई को। 31 जुलाई 2023 हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 20 हमने उस रेंट लिया है 31 जुलाई को, $1000 हमारा पर मंथ रेंट है। 2024 में इस साल जो हमने पेमेंट किया है वो केवल $5000 किया है या $3000। हमने पेमेंट, ये लिख रहा हूं मैं पेमेंट। 2024 में मैंने पेमेंट कर दिया है $24,000। मुझे आपने तीन चीज बताना है 2024 के लिए। इनकम, लायबिलिटी और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। इन तीन क्वेश्चन के आंसर अगर आप दे देते हैं तो आप थोड़ा बेसिक सीख गए। बस ये तीन क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि 2024 में मैंने $24,000 का पेमेंट किया, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है $1000 पर मंथ 31 जुलाई को। मेरी 2024 में, सॉरी इनकम की जगह यहाँ एक्सपेंसेस लिखूंगा मैं, इनकम नहीं लिखूंगा। अभी मैं उस टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी कितनी कितनी होगी, जरा आंसर दो आप लोग। ये निकालते आपको आता है कि नहीं आता है अक्रूवल बेसिस पे। जनरल एंट्री तो बात की बात है। शुरू हो जाओ आप सभी लोग, आपको मौका दिया 1 से 2 मिनट का। तो सर एक्सपेंसेस 2024 के लिए कितने होना चाहिए? सीधा गणित है। अक्रूवल बेसिस बोलता है कि भैया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक खर्चा अपना 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पेमेंट करो या ना करो, 12,000 खर्च। पिछले साल का बकाया वही लायबिलिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले पिछले साल हमने कितना पेमेंट लिखा था? मैंने कितना पेमेंट बोला था? मैंने कुछ बोला था ना, $3,000। वो यहाँ नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूं मैं। $3,000 मैंने पेमेंट किया था ना, मैंने लिखना भूल गया था तो आप समझ लेना, 3,000 पे किए। तो सर पिछले साल पे कितना करना चाहिए था देखा जाए तो? 31 जुलाई को लिया तो जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 1 अगस्त से मेरा खर्चा कितना होता है 31 तक? देखा जाए तो 5,000 होना चाहिए, बट मैंने तो लास्ट ईयर पेमेंट किया है 3,000। तो 2,000 अभी भी मेरा बकाया होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सर लायबिलिटी का जो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मैंने की है 2,000। अब मुझे रिसीव कितना हो गया है, मैंने पेमेंट कितना कर दिया है? तो सर यहाँ पे लायबिलिटी 0 है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पे लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता एडवांस पेमेंट, वो आपको बताना था। आप केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चले तो सर एडवांस पेमेंट होगा आपका 10,000। ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन क्या आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए? कितने लोगों का ये आंसर था? तो सर ये जो एडवांस पेमेंट है ये लायबिलिटी नहीं कहलाता। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी आपकी 2,000, ये पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है।
लायबिलिटी इस साल आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि आपने एडवांस पेमेंट किया 10,000। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो कितने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, जरा वो हैंड रेज कर ले पहले। 1 2 3 4। बाकी क्यों नहीं दे पाए? नीरू जी आप क्यों नहीं आंसर दे पाए? आप सीपीए के स्टूडेंट हैं, वाई? प्रियंका जी ठीक था आपका, ठीक है। बाकी सब क्यों नहीं दे पाए इसका आंसर? क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? कि सर आपने बोला $1,000 पर मंथ रेंट है, तो नेक्स्ट ईयर 24 आ गया, तो सर सीधी बात है एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12,000 तो वो हो गया। लास्ट ईयर का पेमेंट आपने 3 पे किया था, लाइबिलिटी बनती थी 5। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 में से 3 पे कर दिया, 2,000 लाइबिलिटी थी। तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी तो 12 और 2, आप अभी भी एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हैं 24। तो वो लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं है, वो एसेट है। मैंने जानबूझ के लाइबिलिटी दिया था कि आप जीरो लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। तो आज आपने जो सीखा है